नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस पर। आज हम साइंस के दूसरे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स मतलब कि अम्ल, क्षारक और लवण पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। ये इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यानी कि महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हैं जिनका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है? देखिए, हमारे खाने में पाए जाते हैं, इनका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में होता है और बहुत सारी साफ़ सफाई करने वाले प्रोडक्ट्स में भी ये हमें देखने को मिलते हैं। जो ये तीनों होते हैं अम्ल, क्षारक और लवण यानी कि एसिड, बेस और सोल्ट्स, ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ये आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हिंदी में इन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। अब कैसे, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम सब इसका नाम जानते हैं, एक अम्ल यानी कि एसिड होता है जो दो प्रकार के आयनों H+ और Cl- से मिलकर बना होता है। आयन क्या होते हैं? आयन ऐसे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स यानी कि ऐसे परमाणु या परमाणुओं का एक समूह होता है जिस पे कुछ ना कुछ नेट चार्ज यानी कि आवेश होता है। जैसे यहाँ पर धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज है, जिनके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इसी तरह NaOH जो कि एक बेस यानी कि क्षारक है, वो दो प्रकार के आयनों Na+ और OH- से मिलकर बना है। और इसी तरह हम साल्ट यानी कि लवण की बात करें तो NaCl, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, यह Na+ और Cl- दो तरह के आयनों से मिलकर बना हुआ है। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, यानी कि व्हाट आर एसिड्स। ठीक है, वो सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देता है, उसे हम अम्ल यानी कि एसिड कहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था HCl का। अगर इसको हम पानी में घोलेंगे तो हमें दो तरह के आयन H+ और Cl- देखने को मिलेंगे। और वो सारे पदार्थ यानी कि सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस को छोड़ते हैं, उन्हें हम अम्ल यानी कि एसिड कहते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, सावर होते हैं ये टेस्ट में, और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये लिटमस क्या होता है? ये एक इंडिकेटर होता है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, सूचक होता है। फिलहाल हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, ये दो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो हम इन्हीं दो पॉइंट का वहाँ पर जिक्र करेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके? HCl, H2SO4। जैसे H2SO4 की बात करें तो जब इसको पानी में घोला जाता है तो यह H+ आयंस देता है और SO4 आयंस यानी कि सल्फेट आयंस देता है ये। ठीक है, इसी तरह सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड हमारे एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। आगे चलें, एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? मेनली तो हम दो टाइप ही इसके पढ़ते हैं, एक तो स्ट्रोंग एसिड और दूसरे वीक एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रोंग एसिड कौन होते हैं? जो पानी में घोलने पर पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि आयनीकृत हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम HCl की बात करें तो जब इसको पानी में डालते हैं तो सारा का सारा जो HCl हमने डाला है वो आयनों में टूटकर H+ और Cl- आयंस देता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाता है। इसी तरह H2SO4 है और HNO3 है, ये भी स्ट्रोंग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। वीक एसिड इनसे ठीक उल्टा, जो पानी में घोलने पर पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते यानी आयनीकृत नहीं होते, हम उन्हें वीक एसिड कहते हैं। उदाहरण के लिए जो ये हमारा CH3COOH है, ये क्या है? एक वीक एसिड है। ठीक है, अब क्यों स्ट्रोंग और वीक होते हैं? देखो, जब ये पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाएगा तो ये ज़्यादा H+ आयंस दे पाएगा, जिस वजह से इसकी एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ जाएगी। और जो पूरी तरीके से आयनीकृत यानी आयनाइज नहीं हो रहा है, उसका क्या होगा? अब उसमें जो H+ आयंस की मात्रा है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से उसकी एसिडिटी यानी कि अम्लता भी कम हो जाएगी।
उसके बाद इसका एक टाइप और है एसिड्स का, जिसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये ऐसे एसिड्स होते हैं जो, मतलब नाम में ही आ गया ऑर्गेनिक एसिड, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स में ज़्यादातर यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स में और एनिमल्स में। जैसे सिट्रिक एसिड हमें किसके अंदर मिलता है, नींबू और संतरे के अंदर हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। इसी तरह होता है टार्टरिक एसिड जो हमें इमली के अंदर मिलता है। इसी तरह होता है ऑक्जेलिक एसिड जो हमें सेब के अंदर मिलता है। तो ये जो फ्रूट्स वगैरह में हमें एसिड मिलते हैं हम उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। दूसरे होते हैं मिनरल एसिड या फिर खनिज अम्ल। ये होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते, ये बनाए जाते हैं और इनका उपयोग हम लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि HCl और H2SO4। तो जो मिनरल एसिड होते हैं ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये ज़्यादातर वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बेसिस के बारे में यानी कि क्षारक के बारे में बात करते हैं। देखिए क्षारक क्या होते हैं। अब जो पानी में घुलकर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस देते हैं उन्हें क्षारक की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि बेसिस की कैटेगरी में उन्हें रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए NaOH जो है वो पानी में घुलकर Na+ और OH- आयंस देता है। तो ये जो OH- आयंस हैं ये किसी भी सब्सटेंस को बेसिक नेचर देते हैं। तो जो भी सब्सटेंस है वो जब अपने एक्वस सॉल्यूशन में यानी जल में घुलकर OH- आयन देता है तो वो बेस यानी कि क्षारक कहलाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं और स्लिपरी फील, यानी कि जैसे जब साबुन को हाथ पे लगाते तो स्लिपरी स्लिपरी फील होता है हमें, उस टाइप की फील ये हमें छूने पर देते हैं। ठीक है, कड़वे होते हैं स्वाद में ये। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बेटे देखिए सभी के सभी बेसिस जो हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, सभी बेसिस पानी में यानी क्षारक पानी में नहीं घुलते हैं और जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम अल्कली के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, अल्कली के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक, हिंदी में इन्हें क्षार कहते हैं। जैसे हमारा NaOH और KOH ये पानी में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। ठीक, लेकिन कुछ क्षारक ऐसे होते हैं, इसका एग्जाम्पल है Al2OH3 यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक ऐसा क्षारक है जो पानी में नहीं घुलता है, मतलब आयंस में नहीं टूटता है, इस वजह से इसको हम अल्कली की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो बेसिस है हमारे वो भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। क्राइटेरिया वही है, जब पानी में घुल के पूरी तरह से आयोनाइज यानी आयनीकृत हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारा NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH ट्वाइस हो गया यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। और जो भी बेसिस हैं जो पानी में घुलकर पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते, पार्शियली आयोनाइज होते हैं यानी कि आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, उन्हें हम वीक बेसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। ठीक है, बेसिस का यूज़ कहाँ पर होता है, इनका इस्तेमाल जो है वो साबुन वगैरह बनाने में होता है, एंटासिड बनाने में, यानी जब कहते हैं नहीं पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए इनो वगैरह जो बनते हैं वो एंटासिड कहते हैं उन्हें, उनमें बेस होता है जो हमारे पेट में जाकर जो एक्स्ट्रा एसिड रिलीज हुआ है हमारे पेट के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसी तरह ड्रेन यानी कि नाले वगैरह साफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब आते हैं बेटे हम इंडिकेटर्स के ऊपर। देखिए एसिड या बेस पता लगाने के लिए जैसे स्वाद में खट्टे और कड़वे हैं मैंने बताया आपको, तो उनका पता लगाने के लिए हम हर बार उन्हें चख के नहीं देख सकते। जैसे जो फ्रूट्स वगैरह के अंदर एसिड होते हैं तो उनको तो हम चख के बता सकते हैं कि ये खट्टा है तो इसका मतलब इसके अंदर एसिड है, लेकिन सभी एसिड्स को या फिर सभी बेसिस को चखा नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो एसिड्स और बेस का पता लगाने के लिए हम कुछ पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम इंडिकेटर यानी कि सूचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस यानी कि पदार्थ होते हैं
जो एसिड या बेस में यानी कि अम्ल या क्षारक में अपने रंग को बदल लेते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल इंडिकेटर यानी जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी से किससे बनाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी से जो बनाया जाता है। ठीक है, टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गया, रेड कैबेज हो गया। ठीक है, कुछ होते हैं सिंथेटिक जो हम खुद बना सकते हैं लैब के अंदर, जिसमें सबसे मेन फिनोप्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज होते हैं। ठीक है, इनका खुद का नेचुरल कलर क्या होता है और एसिड और बेस में मिलाने पर इनका कलर क्या हो जाता है, इसके लिए आपको अपने स्क्रीन पर ये टेबल दिख रही है। इम्पोर्टेंट टेबल है, जो 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू वाले, उनमें कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कि देखिए, सबसे पहले जो लिटमस पेपर होता है हमारा, लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है, लेकिन बाद में इसका यूज़ करके 2 टाइप के पेपर बना लिए जाते हैं। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो जब एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डाला जाता है तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो जब रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। इसी तरह आप इन सभी इंडिकेटर्स के नेचुरल कलर और एसिड या बेस यानी कि अम्ल या क्षार में मिलाने पर इनका कलर क्या हो जाता है, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, अब चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, यानी कि ये अलग अलग सब्सटेंस के साथ या फिर अलग अलग पदार्थों के साथ किस तरह से अभिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड और बेस की आपस में ही रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस अभिक्रिया का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। यानी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि इनके मिलने से जो कंपाउंड बनता है वो ना तो एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है और ना तो वो बेसिक यानी कि क्षारीय होता है। तो दोनों ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया जाता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है, देखो 3 खास बातें। सबसे पहला कि इसमें सोल्ट यानी कि लवण का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा इसमें जल का निर्माण होता है। ये दोनों चीज़ें तो इस रिएक्शन में ज़रूर बनेंगी और साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है नेचर में। ठीक है, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये होती है। ठीक, अब ये रिएक्शन किस तरीके से होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि एसिड बेस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसमें सोल्ट और वाटर के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा यानी कि हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे मेटल्स के साथ रिएक्शंस, यानी कि एसिड और जो बेस होते हैं वो मेटल यानी धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो जब पहले एसिड की बात करें तो जब भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सोल्ट और हाइड्रोजन गैस यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो हमें जिंक सल्फेट जो कि एक सोल्ट है वो देखने को मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक पदार्थ ए है वो बी के साथ अभिक्रिया करता है, उसमें एक गैस निकलती है, जिसके पास माचिस की तीली ले जाएं तो हमें पॉप साउंड सुनाई देते हैं। तो इस तरीके के बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनाए जाते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप कैसे पता लगाएंगे कि मेटल और एसिड यानी कि धातु और अम्ल के बीच जो अभिक्रिया हो रही है उसमें कौन सी गैस निकल रही है। तो नीचे आप ये इस फिगर के अंदर पूरा सेटअप देख रहे हैं, जिसमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटल और
एसिड की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से जो गैस उठ रही है उसे हम एक पाइप के थ्रू पानी के अंदर ले गए, जिसमें हमें वो गैस के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। और जब इस गैस के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आते हैं तो हमें छोटी छोटी पॉप साउंड सुनाई देती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। तो मोमबत्ती के पास आते ही वो छोटे छोटे धमाकों के साथ, जिन्हें पॉप साउंड कहते हैं, उनके साथ वो जलने लग जाती है। तो इस प्रोसेस से हम ये प्रूव कर सकते हैं या फिर फाइंड कर सकते हैं कि जो गैस यहाँ से निकल रही है वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, आगे चलें। तो जो बेसिस यानी कि क्षारक होते हैं वो किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, वो किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं मेटल्स यानी कि धातु के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं। जब बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी हमें सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलते हैं, यानी वो भी सेम ही कंपाउंड बनाते हैं किसके, मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद, यानी धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद, जो है लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में जब जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसके साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक बात है। देखिए, जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये इसके क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक, फिर इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है नहीं, ये कैसे पता करेंगे, तो ऊपर जो अभी हमने ये वाली एक्टिविटी की थी, हम इसी से पता कर सकते हैं कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। बस बेटे हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि सभी के सभी जो मेटल्स होती हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। बेस के साथ वही मेटल रिएक्ट करती हैं जो हाईली रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस। जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वही बेस यानी कि क्षारक के साथ अभिक्रियाएं करती हैं। यहाँ पर नोट में आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे चलें। अब हमें एसिड और बेस की जो रिएक्शन देखनी है वो देखनी है मेटल कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, देखिए कार्बोनेट क्या होता है, ये CO3 एक आयन होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कार्बोनेट आयन। ठीक, तो जब भी कोई भी एसिड हमारा मेटल कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सोल्ट यानी कि लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट है, जब वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl जो हमारा साधारण नमक यानी कि लवण होता है वो प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में क्या मिलता है, जल मिलता है। ठीक है, अब बेटे ये रिएक्शन भी ऐसी है जिसमें पूछ लिया जाता है कि जो गैस निकल रही है आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं। देखो बेटे, पहला तरीका आप यहाँ पर इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड की और कार्बोनेट की, और जो गैस निकल रही है उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया। ठीक, जिसके अंदर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाती है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में वन ऑफ द प्रोडक्ट है वो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो वाइट इन कलर होता है। किस कलर का होता है, वाइट का। तो जो इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर आएगी तो वो इसके साथ रिएक्ट करके वाइट कलर में चेंज कर देगी इसको। ठीक है, तो यही होता है तरीका पता करने का कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि जो यहाँ से गैस निकलती है उसको हम पास करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना कलर वाइट में चेंज कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो किस कलर का होता है, वाइट कलर का। ठीक है, एक टेस्ट तो ये होता है, और दूसरे टेस्ट में हम यहाँ से टेस्ट ट्यूब हटा के यहाँ पर जलती हुई माचिस ले आते हैं और
अब आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पर पड़ती है, माचिस की तिल्ली पर या मोमबत्ती पर, तो ये उसे बुझा देती है, जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो गैस जो निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन अगर पेपर में आता है तो ये वाला जो एक्टिविटी है ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो हम इसी को वहाँ पर मेंशन करके आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेसिस कैसे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब बेसिस जो है वो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो कमज़ोर क्षारक यानी कि वीक बेस होते हैं। ठीक है, और वीक बेस किसी दूसरे बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो पाती। यानी कि बेस के बीच में यानी क्षारक के बीच में और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ कैसी रिएक्शन कर पाते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी एसिड हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें सोल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, यानी कि लवण और जल मिलेगा। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक रिएक्शन के बारे में जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में जो हमें प्रोडक्ट मिले थे वो भी क्या थे? सोल्ट और वाटर, हाँ या ना, यानी कि लवण और जल। ठीक, और इस अभिक्रिया में भी यानी कि इस रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन? जो मेटल ऑक्साइड और एसिड की बेस हो रही है उसमें भी हमें सेम प्रोडक्ट्स ही प्राप्त हो रहे हैं। ठीक बात है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच में होती है? एसिड के बीच में और बेस के बीच में, यानी कि अम्ल के बीच में और क्षारक के बीच में ये रिएक्शन होती है। तो क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट सेम मिल रहे हैं तो ये भी एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हुई, हाँ या ना? ठीक है, हो किसके साथ रही है? मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड। तो एसिड तो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक है, तभी ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर यानी कि लवण और जल बना पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये डिडक्ट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड की नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो कैसी होती है? मेटल ऑक्साइड की प्रकृति, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मेटल ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो बेसिक यानी कि क्षारकीय होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें कॉपर क्लोराइड CuCl2 और साथ में वाटर देखने को मिलता है। ठीक बात है, आगे चलें। बेस की बात करें तो जो बेस होते हैं, बेस जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बल्कि बेस जो हैं वो रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, यानी कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, गैर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, गैर धातु का मतलब होता है अधातु, जो इनके ऑक्साइड होते हैं इसके साथ बेस अभिक्रिया करते हैं और प्रोडक्ट के रूप में हमें वही सोल्ट और वाटर देखने को मिलता है। यानी कि ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई है। तो इस रिएक्शन में भी जरूर ही बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो बेस तो हमने लिया है, यानी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? एसिडिक नेचर होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति उसकी होती है, तभी हमें प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में सोल्ट और वाटर की यानी कि लवण और जल देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है यानी कि क्षारक है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन क्या है? कार्बन है नॉन मेटल यानी कि अधातु है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है जो कि एक सोल्ट है कैल्शियम का, और साथ में हमें मिलता है पानी। तो ये एग्जाम्पल एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का ही हुआ। तो यहाँ दोनों इन रिएक्शन से, एसिड बेस की रिएक्शन से हमें दो चीज़ सीखने को मिली। क्या? पहला कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं यानी कि धातु ऑक्साइड होते हैं
उनका नेचर बेसिक यानी कि क्षारकीय होता है। ठीक है। दूसरा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति यानी कि नेचर होता है वो एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है। कुछ ऑक्साइड बेटे ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करें, किसके साथ रिएक्ट करें, एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो बेसिक नेचर दिखाते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट करें तो वो हमें एसिडिक नेचर दिखाते हैं। यानी एक ही ऑक्साइड के दो नेचर होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड। इसमें आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक नेचर दिखाएगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक नेचर। यानी कि जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षारकीय बन जाएगा, और जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय बन जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। किसको याद रखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो जल किस प्रकार बनता है। ठीक है, सबसे पहले कि सभी अम्ल और क्षारकों में कॉमन क्या होता है, यानी कि क्या समानता इनके अंदर होती है। इनके अंदर सबसे बड़ी जो समानता है वो ये है कि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि आयन से मिलकर बने होते हैं, और जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये आयनों में टूट जाते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा था ये, जब अम्ल को घोलते हैं तो वो H+ और Cl- आयंस में टूटता है, और जब क्षारक को घोलते हैं, जब क्षारक को घोला जाता है तो वो OH आयंस में टूट जाता है। ठीक है, अम्ल टूटता है H+ आयन में और क्षारक टूटता है OH- आयंस में। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और छोटी सी नोट करके रखिए, ये कभी कभार 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्या सॉल्यूशन के अंदर यानी कि विलयन के अंदर, किसके विलयन के अंदर, एसिड के विलयन के अंदर जो H+ आयंस है क्या वो फ्रीली रह सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। H+ आयंस जो हैं वो फ्रीली नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि H+ आयंस जो है वो तुरंत ही दूसरे जल के अणु के साथ, परमाणु के अणु के साथ, ठीक है, जल के दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करके तुरंत ही H3O+ आयंस यानी कि जिसे हम हाइड्रोनियम आयन क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस इन्हें बोला जाता है, वो बना देते हैं। H3O+ आयंस ये बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी रिएक्शन है हमारी, यहाँ पर जो HCl H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो फाइनली ये H3O+ आयंस और Cl- आयंस देता है। ठीक है, शुरू में टूटता है ये तो H+ आयन और Cl- आयन होते हैं, और ये H+ आयन तुरंत किसी दूसरे जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके यानी कि मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ आयंस बना देता है। तो इसके फाइनल प्रोडक्ट H3O+ और Cl- आयंस होते हैं। ठीक बात है। अब कैसे पता लगाएंगे कि आयंस में टूटते हैं ये, तो इसका सबसे आसान तरीका है ये हमारा, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखते हैं। ये जो सॉल्यूशन है हमारा ये एक तरीके से काम करता है कंडक्टर का। ठीक है, अगर मैं इस बीकर के अंदर प्योर वाटर, कौन सा वाटर ले लूँ, प्योर वाटर ले लूँ, तो क्या होगा, स्विच ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से इस नील तक नहीं जा पाएगी, यानी इस कील से इस कील तक नहीं जा पाएगी। क्यों, क्योंकि जो शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर, क्या होता है, इंसुलेटर यानी कि कुचालक होता है, यानी वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पानी के अंदर कोई एसिड या फिर कोई बेस को मिला दूंगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर जाके आयंस में टूट जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव और माइनस आयंस में टूट जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए चार्ज यानी कि आयंस की ही ज़रूरत होती है। और तब क्या होगा, जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इस नेल तक जा पाएगी और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि
जो एसिड या बेस होते हैं वो पानी में घुलने के बाद किस में टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं और उसको क्या बना देते हैं, एक गुड कंडक्टर बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या देखना है कि ये जल का निर्माण किस प्रकार करते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर किस तरीके से बनता है। देखिए, हम वही अपना सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम HCl की रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, देखिए जो HCl है वो पानी में घुलने के बाद H+ और Cl- आयंस में टूट जाएगा, और जो NaOH है वो Na+ और OH- आयंस में टूट जाएगा। तो जो Na और Cl हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो बनाएंगे सोल्ट NaCl। ठीक है, बचा क्या, OH- आयंस और H+ आयंस, जो आपस में मिलकर H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, OH- और H+ आयन मिलकर क्या करते हैं, H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सोल्ट और वाटर यानी कि लवण और जल का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया फिर भी तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा रिवीजन करते हुए या फिर कहीं और से क्वेश्चन करते हुए आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि 9211385221 है, आप इस पर अपने डाउट्स को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सेम डे आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। आज के लिए इतना ही, बाकी चैप्टर हम कल की क्लास में पूरा करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।